कानूनी बीड़ी का बंडल, दादा ने कैसे निपटाया केस। मुकदमा साधारण था मगर कचहरी के चक्कर लगाते सोमेश को महीनों हो चले थे। उसके पिताजी भी कई पेशियों में साथ गए थे मगर नतीजा वही ढाक के 3 पात। विरोधी पक्ष वाले चंट चालाक थे। हर बार जोड़ तोड़ कर या तो तारीख डलवा लेते या फिर कोई नया पेंच फंसा देते थे। लिहाजा साधारण सा दिखने वाला मुकदमा खासा लंबा समय ले गया था। शहर में सोमेश के दादा लाहौरी राम के कई मकान और दुकानें थीं। वे पटवारी के पद पर तैनात होकर कानूनगो के पद से रिटायर हुए थे। ऊपरी कमाई से खासी बरकत थी। सस्ते जमाने में जमीन जायदाद खासी सस्ती थी। आजकल के जमाने के मुकाबले तब आम लोगों की कमाई काफी कम थी। मकान दुकान खरीदने बनाने का रुझान लोगों में कम ही था। अनेक मकानों दुकानों से किराया आ रहा था। कभी कभार मकान या दुकान खाली करवाने या किराया वसूलने के लिए मुकदमा डालना पड़ता था मगर अब धीरे धीरे उनकी सक्रियता कम हो चली थी। उन्होंने सब लेन देन अपने बेटे संतराम और जवान होते पोते सोमेश को संभलवा दिया था। संतराम भी सरकारी मुलाजिम था मगर उसमें अपने रिटायर्ड कानूनगो बाप जितनी जोड़ तोड़ की प्रतिभा और चालाकी न थी। लाहौरी राम ने गरीबी और अभाव के दिनों में मेहनत मशक्कत की थी जिससे उनमें स्वाभाविक तौर पर दृढ़ इच्छा शक्ति, हर स्थिति परिस्थिति से निपटने की क्षमता विकसित हो गई थी। वहीं संतराम जैसे मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था, इसलिए उसमें अपने पिता समान दृढ़ता और मजबूती न थी। तीसरी पीढ़ी के सोमेश में हालांकि आज के जमाने का चुस्त दिमाग था। वह MA तक पढ़ा था। एक कंपनी में कनिष्ठ प्रबंधक था मगर उसमें भी अपने दादा की तरह बुद्धि का कौशल दिखाने की प्रतिभा न थी। विरोधी पक्ष यानी किराएदार पहले के किराएदारों की तुलना में चंट चालाक था। उसकी तुलना में सोमेश और उसके पिता एक तरह से अनाड़ी थे। क्यों सोमेश, क्या हुआ? मकान वाले मुकदमे में एक सुबह दादाजी ने नाश्ता करते हुए पूछा। जी, हर पेशी पर वह तारीख बढ़वा लेता है। वह किस तरह? अपना वकील क्या करता है? दादाजी पुराने वकील तो रहे नहीं, उनका लड़का इतना ध्यान नहीं देता। लाहौरी राम सोचने लगे, समय सचमुच बदल गया है। उनके हमउम्र ज्यादातर तो गुजर चुके थे या फिर उनके समान रिटायर हो एकाकी जीवन बिता रहे थे। अगली पेशी कब की है? इसी महीने 19 तारीख की है। ठीक है, इस पेशी पर मैं चलूंगा तेरे साथ। पेशी वाले दिन दादाजी ने अपना स्थायी पहरावा सफेद धोती कुर्ता पहना और सिर पर साफा बांध लिया। कलाई पर पुराने समय की आयातित घड़ी बांध ली और अपना पढ़ने का चश्मा जेब में डाल लिया। सोमेश की माँ को संबोधित करते हुए कहा, संते की बहू, जरा छोटे बड़े कुछ नोट देना, कचहरी में चाय पानी देना पड़ता है। दादाजी, मेरे पर्स में है। तू अपना पर्स अपने पास रख। सोमेश की माँ ने 5 से 10 के नोटों का एक छोटा सा पुलिंदा अपने ससुर को थमा दिया। दादाजी सारी उम्र कोटक चहरी आते जाते रहे थे। वे सभी सरकारी मुलाजिमों की मानसिकता से परिचित थे। बिना चाय पानी दिए कहीं कोई काम नहीं होता था, इसलिए छुट्टा रुपया जेब में रखना पड़ता था। बड़े नोट का खुल्ला कचहरी में कभी नहीं मिलता था। सोमेश पार्किंग में अपनी कार खड़ी कर आया। दादाजी अपने पुराने वकील शंभू दयाल का तख्त ढूंढने लगे। वरिष्ठ वकील शंभू दयाल अब रिटायर होकर घर पर आराम करते थे। उनका लड़का अवतार शरण ही अब वकालत करता था। नमस्ते लाहौरी राम जी, सुनाइए क्या हालचाल हैं? अवतार शरण ने व्यवसाय सुलभ स्वर में कहा। सब ठीक है। बड़े बाबूजी कहाँ हैं? वे इन दिनों घर पर आराम करते हैं जी। हमारे मुकदमे की क्या पोजीशन है? ठीक है जी, पेशियां बहुत पड़ चुकी हैं।
ऐसा है जी, पहले के मुकाबले अब मुकदमे काफी ज्यादा हैं। जज साहब हर मुकदमा लंबी पेशी पर ही डालते हैं। लाला लाहौरी राम खामोश हो सब सुन रहे थे। पुराने वकील शंभू दयाल कभी इस तरह की टालने की बात नहीं करते थे। कचहरी का समय हो चला था। दादाजी अपने पोते के साथ नियत कोर्ट रूम के बाहर बरामदे में बनी बेंच पर जा बैठे। दादाजी ने अपने कुर्ते की जेब से एक बीड़ी का बंडल निकाला। उनको बीड़ी का बंडल निकालते देख सोमेश बोलने को हुआ कि दादाजी, अब सार्वजनिक स्थान पर बीड़ी पीना जुर्म है, मगर जब और कई लोगों को बीड़ी पीते देखा तो चुप रह गया। दादाजी ने एक नजर चारों तरफ घुमाई। उनकी अनुभवी निगाहों ने आसपास बैठे लोगों को ताड़ा। उनमें से कई ऐसे थे जिनका कोटक कचहरी में कोई मुकदमा न था, मगर उनका रोजाना आना पक्का था। ऐसे लोगों में अभिलाल नाम का एक आदमी भी था जो एक पेशेवर गवाह था। ऐसे पेशेवर गवाह तो हर जगह, खासकर थाना, तहसील, सरकारी दफ्तर, खजाना या कचहरी में आम मिलते थे। इनका काम अपनी फीस या चाय पानी ले गवाही देना होता था। इनकी जेब में बीड़ी का बंडल तो नहीं, मगर माचिस जरूर मिलती थी। किसी आसामी के मांगने पर तपाक से माचिस पेश कर देते थे। माचिस के एहसान के बदले में बीड़ी का ऑफर मिलना स्वाभाविक था, जिसे सहर्ष कबूल कर लेते थे। कभी कभी तो बढ़िया सिगरेट भी मिल जाती थी, मगर ज्यादातर व्यवहार बीड़ी के बंडल का था। क्यों जी, माचिस है क्या? अभिलाल जैसे उसी पुकार की इंतजार में था। उसने झट से माचिस जेब से निकाली और डबिया खिसका तीली निकाली और जलाने को हुआ। दादाजी ने बंडल से 2 बीड़ियां निकाली, एक अपनी उंगलियों में दबाई और दूसरी अभिलाल को थमा दी। अभिलाल ने तीली जलाई और पहले दादाजी की बीड़ी सुलगाई और फिर तीली बुझाकर फर्श पर डाल दी। मामूली बातों से आरंभ कर दादाजी ने बात का रुख वर्तमान की स्थिति पर मोड़ दिया। आजकल लोक अदालत का बड़ा शोर है, यह क्या है? लालाजी, नए जमाने का चलन है जहां दोनों पार्टियों को राजी कर मुकदमा जल्दी खत्म किया जाता है। इस मामले से सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे, तब तेरे जैसे गवाहों की रोजी रोटी का क्या होगा? इस पर अभिलाल हंसने लगा। आसपास बैठे सभी लोग भी हंसने लगे। हंसने का कारण समझ आने पर दादाजी हंसने लगे। कितना भी परिवर्तन किया जाए, कितने ही सुधार किए जाएं, क्या कभी मुकदमे, लड़ाई झगड़े समाप्त हो सकते हैं? अपना नंबर कब आएगा? दादाजी ने सोमेश से पूछा। पिछली बार तो दोपहर बाद आवाज पड़ी थी। ठीक है, तब तक मैं जरा टहल आऊं। आओ भाई, एक एक कप चाय हो जाए। दादाजी के साथ अभिलाल भी उठ खड़ा हुआ। चाय समोसे के दौरान दादाजी ने अभिलाल से अपनी वांछित जानकारी ले ली। मसलन, जज कैसा है, लेता है तो कितनी रिश्वत लेता है, उसका संपर्क सूत्र कौन है, आदि। उस दिन भी तारीख पड़ गई थी, मगर उससे अविचलित दादाजी अपनी हासिल जानकारी पर अमल करने में जुट गए थे। संपर्क सूत्र के जरिए जज साहब से मामला तय हो गया था। किसी को फल, किसी को ड्राई फ्रूट का टोकरा, किसी को शराब की पेटी पहुंच गई थी। अगली 3 पेशियों के बाद मुकदमे का फैसला दादाजी के हक में हो गया था। MA तक पढ़े बाप बेटा पुराने मिडल पास कानूनगो की बुद्धि की चतुराई को नहीं छू पाए थे। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए लिखा गया है। कृपया कहानी को मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाए। इसी तरह की काल्पनिक कहानियां आप यहां पढ़ सकते हैं।